जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। इलेक्शन का सीजन है और हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी जी, जो हमको समझाएंगे वो क्या रहा है देश के अंदर, क्योंकि काफी चीजें लोग बोलते हैं इधर की उधर की इधर की उधर की, असलियत क्या है। आई ट्रस्ट वेरी फ्यू पीपल एंड सर इज वन ऑफ देम व्हिच आई whom I watch very carefully. सो सर नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। एंड मेरा तो आपसे यही सवाल है सर, आप इतना घूमते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, व्हाट आर पीपल एक्चुअली टेलिंग यू? क्या बोल रहे हैं लोग? लोगों ने ऑलरेडी इस चुनाव में मन बना लिया है आदि। और लोगों में बोल क्या रहे हैं, लोगों ने चुनाव की तारीख शुरू होने के पहले ही अपना मन बना लिया है। और महिलाओं के अंदर स्पष्ट चीज है कि वो नरेंद्र मोदी जी की स्कीम्स जो है वो चाहती हैं। और युवाओं के अंदर विभिन्न विभिन्न राय है। बट ओवरऑल अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जहां भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे लोगों के मन में एक ही सेंटिमेंट समझ कॉमन सेंटिमेंट दिख रहा है कि लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अगर फेज 1 और 2 की वोटिंग देखेंगे तो फेज 1 और 2 की वोटिंग के अंदर ऑपोजिशन फील्ड कर पाई, वहीं वोटिंग वहीं लड़ पाई है जहां पे उनके कैंडिडेट स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो आपके साथ में कर रहा हूँ, आज की तारीख तक भी अभी तक भी ना राहुल गांधी का पता है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ना प्रियंका वाड्रा का पता है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। इतना टाइम हो चुका है, इतनी मीडिया में प्लांटिंग कर गई, तब भी अपनी कोट अनकोट गढ़ की सीटों से चुनाव नहीं लड़ पा रहे। इससे ज्यादा आपको क्लियरिटी नहीं आ सकती कि चुनाव का माहौल और हवा किस तरफ। सर ये जो इतने सारे नैरेटिव्स अभी चलते हैं, ये जैसे इनहेरिटेंस टैक्स का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, ये इतने सारे नैरेटिव चलाए गए जो ऑपोजिशन की तरफ से, तो बहुत ही गलतियां हुई हैं इन चीजों के अंदर। लेकिन ये सर ग्राउंड पेनिट्रेशन कितना है? कितने लोग जमीन पे, जो गांव में और रूरल एरियाज में, कितने लोग इन चीजों के बारे में एक्चुअली बात करते हैं और कितने लोग कंसर्न्ड हैं इन चीजों के बारे में? जी देखिए, एक तो मैंने अपनी एक नई किताब लिखी है आजादी। मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक इसको पढ़े, मोदी 3.0, बिगर अरे हायर वाह! एंड स्ट्रॉन्गर। जी, तो ये इस देश की टॉप अभी पॉलिटिकल बुक चल रही है, सोशियोलॉजिकल बुक है। और मैंने पिछली बार चुनावों के बाद लिखी थी, इस बार चुनावों के पहले इसलिए मैंने लिखी क्योंकि लोगों में मुझे कॉमनैलिटी दिखी। देखिए, गाँव के अंदर जब मैं ट्रैवल करता हूँ, लोगों को मतलब इस बात से कि क्या सरकार ने उनके लिए काम किया है कि नहीं किया है। तो जब जितने ग्रामीण इलाकों में जाऊँगा, उतना ज़्यादा मेरे को लोग कहते हैं कि भाई मुझे मोदी की कोई ना कोई स्कीम मिली है कि नहीं मिली है। तो ग्राफ ऐसा आपको लगे, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, एक चीज समझिए कि ऑपोजिशन इस चुनाव में बैकफुट से खेल रहा है। तो जब वो बैकफुट से खेल रहा है तो वो कोई ना कोई एक ऐसा नैरेटिव करने की कोशिश कर रहा है जिस नैरेटिव से कोई एक वोट ब्लॉक बीजेपी से कांग्रेस की तरफ या ऑपोजिशन की तरफ शिफ्ट हो जाए। बिहार चुनाव 2015 के पहले यही किया गया था कि बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन हटाएगी, और वो रिजर्वेशन का उसको फैलाने की कोशिश की गई थी, और फिर लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया था और एक वोटिंग ब्लॉक शिफ्ट हो गया था असेंबली इलेक्शंस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात को काफी वाकिफ है, इसीलिए पूरी की पूरी बात जो है रिजर्वेशन के ऊपर 10 बार रिट्रेट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को एक्सपोज कर रहे हैं। बट मेरा मानना ये है, जो जमीन पे मैं देखता हूँ, 3 कारणों की वजह से लोग जो है इस वक्त वोट कर रहे हैं। ए, जिन जिन लोगों को सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंचा है, महिलाओं के अंदर पर्टिकुलरली किसने उनकी जिंदगी को बेहतर किया, वो मैटर करता है। इसमें दर्जे के टॉप में आते हैं। दूसरा जो है, लोगों को लगता है कि कौन जो है वो भारत का मान सम्मान आगे बढ़ा रहा है। और तीसरा, सनातन के प्रति किसने कितना ज्यादा किया है। ये तीनों प्लान के जिसमें लोग करते हैं। पर क्या है, हिंदुस्तान की जनता ना बहुत भुलक्कड़ जनता है, उसको आप कितना भी चीज कुछ कर दो तो भूल जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो बार बार लोगों को क्यों याद दिला रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम का राम मंदिर बना, इस सरकार के अंदर बना। पहले जो है किस तरीके से प्रभु श्री राम टेंट में रहा करते थे और कोई भी ऑपोजिशन का नेता नहीं गया, जिससे वोटर के मन में एक दो पैरेलल जरूर ड्रॉ। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। बट ओवरऑल इफ यू आस्क मी, ओवरऑल बेसिक एक लाइन की बात है आदि, कि गांव के अंदर जो लोग पहली प्रेफरेंस देते हैं काम को, फिर देते हैं सेकंड प्रेफरेंस देते हैं देश के मान सम्मान को, और उसके बाद जो है वो प्रेफरेंस देते हैं मान सम्मान के बाद देश के मान सम्मान के, तीसरी चीज सनातन को। तो ये तीनों चीजें हैं जिसके से वोट होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फैल जाए कोई एक ऐसा सेंटिमेंट थी ओबीसी या कोई भी वर्ग जो उनसे शिफ्ट होकर दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जमीन पे मैं और आपके वोट से सिर्फ नहीं जीतते, गरीबों के वोट से, ग्रामीण लोगों के वोट से उनकी स्कीम्स पहुंची है। तो रूरल इंडिया इज मोर विद मोदी देन अर्बन इंडिया। पहले कहते थे बीजेपी अर्बन इंडिया में ज्यादा अच्छा करती है रूरल, और अभी मैं आपको बताता हूँ रूरल इंडिया इज मोर मोदी देन अर्बन इंडिया।
सर ये जो एक नैरेटिव चलता है कि भाई वोटिंग नहीं हुई इस बारी, बहुत ही वोट परसेंटेज कम है और इस बारी सिर्फ कई अब आप अगर आप बीजेपी की तरफ देखें वो बोलेंगे भाई ऑपोजिशन की कार्ड बाहर नहीं निकली है। अगर आप कांग्रेस की तरफ बोलें तो बोलेंगे जी क्योंकि मोदी साहब ने 400 पार कर दिया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस एक आ गया है। आप किसकी तरफ व्हाट व्हाट वुड यू काइंड ऑफ टीटर ऑन, किस किस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाएगा? देखिए, एक चीज़ समझिए, जो 400 पार का आंकड़ा था उसने विपक्ष को एक ऐसे चक्रव्यूह में फँसा दिया कि विपक्ष इस बात पे फ़ोकस कर ही नहीं रहा है कि वो चुनाव जीत रहा है कि हार रहा है। वो इस बात पे फ़ोकस कर रहा है कि मोदी 400 लाए कि 350 लाए कि 270 लाए कि 280 लाए कि 90 लाए। तो चुनाव का पहला वोट डलने के पहले ही विपक्ष जो है, उसको पता है कि वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। अब वो इस बात में खुशी मना रहा है कि जो टॉपर है वो 100 नंबर में से 100 लेके आए, 99 लेके आए, 90 लेके आए। So that was the mental block, that was the logic of it। अब मैं बात करना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 2 की, व्हिच इज़ पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आपने कहा कि 400 पार के आंकड़े के बाद में क्या एग्ज़ैक्टली हो रहा है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि इस वक़्त जो है अ, अब नरेंद्र मोदी क्या अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाते हैं, तो वो इकलौते देश के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे और प्योर गवर्नेंस के रिकॉर्ड पे बनेंगे। नेहरू जी के समय में जो देश था वो बहुत नेसेंट था, देश में गरीबी ज़्यादा थी, देश के अंदर जुडिशरी नेसेंट थी, देश के अंदर मीडिया कंप्लीटली कंट्रोल्ड थी और कोई ऑपोजिशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी के सिचुएशन के अंदर एक ऐसी ऑपोजिशन पार्टी थी जो 60 साल तक देश में राज करी। मीडिया सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक आज की तारीख के अंदर है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया हर तरफ से आपके पास है। देश के अंदर गरीबी हटी है, देश जो है देश का बच्चा-बच्चा गाँव में रहे या शहर में रहे, वो ग्लोबल नैरेटिव से वाकिफ़ है। तो इन सब के होने के बावजूद वो अपना एक वाइज़ डिसीज़न लेके अगर नरेंद्र मोदी जी को जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाता है, तो आप समझ सकते हैं कि देश के पहले लीडर है जो प्योर गवर्नेंस में जितनी ज़्यादा सरकार के अंदर रहते हैं, उतना ज़्यादा उनको वोट मिलता है। तो ये उनका नैरेटिव है। सो मोदी इन शॉर्ट कि पहले ही विपक्ष इस बात के अंदर फँस जाए कि 400 है कि 300 है कि 250 है। अब जब उनको पता है कि विपक्ष has completely given up on it, it is winning or not winning, it is only focused on quantity of his win, then now he is focusing on expanding his victory margin, that is what I can वाह! say। पर हम सब भी इतने अचंभित हैं, इस शॉक्ड है कि कोई व्यक्ति अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री मेजॉरिटी से बन रहा है, वो वो बात जो है विपक्ष को समझ में नहीं आ रही कि वो तीसरी बार सत्ता में बाहर होने वाली है। वो इस बात से खुश है या इस बात से वो नैरेटिव की जीत समझ रही है कि मोदी 400 पहुँचे कि 350 पहुँचे। बट अल्टीमेटली इट इज़ अ प्योर फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट। सो जैसे कहते हैं ना, अगर एक आप जैसे डिफेंस के व्यक्ति हैं, मैं खुद इतनी एक्सपर्ट है, अगर आप 2 आर्मीज़ में जंग हो रही है, एक आर्मी ऑलरेडी मान चुकी कि पहली आर्मी जीत चुकी है। अब बस वो यही देख रही है कि जब वो जीत गई है तो कितनी उसकी टेरिटरी ले, उसके कितने जवानों को कितने उसके जवान कम शहीद हो। बट अल्टीमेटली दे हैव डिसाइडेड बिफोर द फर्स्ट वोट इज कास्टेड दैट दे आर लूजिंग द इलेक्शन। सर ये ऑपोजिशन का आई मीन आई मस्ट से ये वाला जो एक एंगल है मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है। आपने अपने चैनल पे मेंशन किया है, आपने इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी हिंट्स दिए हैं, बट आपने आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर सेइंग इट विद दिस क्लैरिटी कि साहब ये है। बट सर देखिए ये जो हमारे ऑपोजिशन के एक मेंबर नहीं काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिनके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं और ये इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बारे में देखिए सिटीज़ में तो लोगों को पता है सोरोस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट 2 हुआ था सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फिनोमेनन आया था कि हरियाणा में और पंजाब में जब स्ट्रीट इंटरव्यूज़ हुए थे, वहाँ पर भी ये लोग सोरोस-वोरोस का बात कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है ये जो ये बाहर का कनेक्शन है, जो चीज़ें खराब करता है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऑपोज़िशन के ऊपर कि व्हाट इज़ द इनको लोगों को ये समझ में आया है कि भई फॉरेन हैंड जो इंदिरा गांधी जी बोलती थी एक टाइम पे? देखिए, बीजेपी को यूथ में 18 ईयर ओल्ड के वोटर में अपने अपने मैसेज को आगे बढ़ाने में और मेहनत करने की ज़रूरत है। पर मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल किस तरीके से कॉमन आदमी को मैटर करता है। मैं अभी थोड़े समय पहले भरतपुर में था। हुँ। भरतपुर में एक चौपाल में लोगों के बीच में बात कर रहा था। तो मैंने एक आदमी से बोला कि भैया क्या लग रहा है? तो उसने बोला, एक चीज़ बताओ भाऊ, आज मोदी है, तो हम लोग जो है पाकिस्तान की हालत देख लो। पाकिस्तान के अंदर भीख माँगने की स्थिति में आ गया है, दवाइयाँ उसको नहीं मिल पा रही हैं। आतंकवादी जो हैं, वो पहले बम फोड़ा करते थे देश के अंदर, आज की तारीख में हमारे देश में एक बम नहीं फूट रहा है और घुस घर के अंदर घुस के मार रहे हैं। तो ये मोदी है तो हो पा रहा है, मोदी है तो राम मंदिर बन चुका है। तुमने नहीं देखा अभी G20 हुई थी, तो आपका ये लोगों की ये सोच कि यार कि इंटरनेशनल इश्यूज इम्पैक्ट नहीं करते, आदमी
बहुत वाइज़ है, उसके लिए देश का मान-सम्मान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप आदि जी, कि कभी भी देश की जनता ना कन्फ्यूजन में वोट नहीं करती है, हमेशा क्लैरिटी में वोट करती है। वो क्लैरिटी और बड़े लीडर को तभी चुनाव से हटाती है, जब उसको बहुत गुस्सा होता है उसके खिलाफ। अभी देश हुँ। में मोदी जी के प्रति 0% गुस्सा है, और ये जो थोड़े युवाओं के अंदर ज़रूर मैसेजिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, महिलाओं की, सीनियर सिटीज़न्स की, मिडल एज की, इन सब में जो गुस्सा नहीं है, लोगों को मन में पता है मोदी है तो देश बचा हुआ है, उस दूसरी तरफ कोई लीडर भी नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर इंटरनेशनल इश्यूज़ की जैसे आपने बात करी, तो इंटरनेशनल में लोग ज़रूर ये देखते हैं कि भई पाकिस्तान जो है, पहले किस तरीके से भारत के साथ बात करता था और आज पाकिस्तान की क्या स्थिति हो गई है। तो ये आज की स्थिति के अंदर मान लीजिए, जब नरेंद्र मोदी की वो जो फ़ोटोज़ जो वायरल होती हैं, जिसके अंदर G20 हुँ। समिट होती है, वो बाइडेन के साथ बात करते हैं, पुतिन के साथ बात करते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार एटलीस्ट जब मैं बाहर जाता हूँ, तो मेरा जो देश, मेरा जो प्रधानमंत्री, उसको लोग जानते हैं, और मैं कहता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो लोग जो है रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये कॉमन मैन के अंदर परसेप्शन जा चुका है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि आज तक आई आई डोंट थिंक भारत में कभी भी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक कोई इलेक्शन लड़ा गया हो या फॉरेन पॉलिसी एक फैक्टर हुआ हो इलेक्शन के अंदर। पहले तो वही होता मेरा था इसमें रोटी मानना कपड़ा ये है मकान। आदित, कि हुँ। नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है, कि देखो हर आदमी की एक एस्पिरेशन होती है, और हर आदमी को खुशी होती है कि उसका देश अच्छा करे और उसका देश का नाम बढ़े। इट्स लाइक अगर मैं परिवार में रह रहा हूँ, मेरे परिवार के मुखिया के, मेरे परिवार के बारे में लोगों की भी बात होगी, तो सबको खुशी होगी। ऐसे ही देश की बात होती है। तो नरेंद्र मोदी ने जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो बहुत टेक्निकल, बड़े-बड़े इंग्लिश के शब्दों के अंदर डिप्लोमैट्स, एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स एक-दूसरे से बात किया करते थे। नरेंद्र मोदी ने पब्लिक डिप्लोमेसी कर दी, मतलब अपनी हर बात को एक 1 लाख की जनसभा को समझाया, 10,000 की जनसभा को समझाया, 2 लाख की जनसभा को समझाया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आई डोंट थिंक एनी लीडर, नेहरू ने कम समय के अंदर समझाया करते थे, पर इस स्केल पे मेरे हिसाब से किसी ने नहीं समझाया। सो ही इज़ ट्रूली अ मास लीडर। उनने भले वो जी, कोई बेसिक चीज़ बात हो गई अब, और ऑल्सो दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में आदि हर व्यक्ति हर चीज़ दुनिया में जो चल रही है उससे वाकिफ़ है। पहले का ज़माने में तो ना लोगों के पास चीप इंटरनेट नहीं था, अब सबके पास चीप इंटरनेट है। तो आदि क्या बोल रहा है, प्रदीप क्या बोल रहा है, सब जाके चेक कर सकते हैं, काउंटर चेक कर हुँ, सकते हैं। हुँ, तो इसी हुँ। तरीके से जब दुनिया में देखते हैं लोग दुनिया भर में क्या हो रहा है, फिर हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि एट लीस्ट यहाँ पे हमारी सीमाओं का ख्याल रखा जा रहा है, और ये सब बातें हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो फॉरेन, मेरा तो मानना है कि आगे चल के और इन सब मुद्दों के ऊपर जो है चुनाव जो है लड़े जाएँगे, हारे जाएँगे। और साथ में एक बड़ी बात है कि विपक्ष के साथ क्या इश्यू हो गया है, कि विपक्ष एक एक का परसेप्शन एंटी हिंदू बन चुका है, और विपक्ष का हुँ। परसेप्शन ये बन चुका है कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर मजबूत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। सर, ये जो नैरेटिव्स बीच में चले थे, प्री इलेक्शन नैरेटिव्स की बात करें तो एक एक चला था नॉर्थ साउथ डिवाइड, वो बड़ा ज़बरदस्त नैरेटिव चला था। लेकिन इस टाइम पे ऐसा दिखता है कि वो सबने मतलब उसको साइड कर दिया है, कि यार इसको साइड में रखो, ये चलेगा नहीं। ये क्या चेंज हुआ कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो कितने टाइम से एक सेपरेट सेपरेट अपना नैरेटिव बनाती हैं, उन्होंने अपना एकदम से ही गेम चेंज करना शुरू करा है? देखो एक चीज़ समझो कि कोई भी स्टेट के अंदर इंटरेस्ट तभी आता है जब एक नेशनल पार्टी एक्सपैंड करती है। अभी नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अब ये नैरेटिव क्यों आता था, क्योंकि बीजेपी हिस्टोरिकली एक हिंदी हार्टलैंड की पार्टी थी। नरेंद्र मोदी ने इंश्योर किया कि बीजेपी एक पैन इंडिया पार्टी बन गई। बंगाल में उसका जनाधार सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा के अंदर जनाधार बढ़ रहा है, और साउथ के स्टेट्स के अंदर कर्नाटका के अलावा में बाकी में जनाधार बढ़ रहा है। सो नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात ये करी गई, ट्रेडिशनलिस्ट नैरेटिव दिया गया था कि भई नॉर्थ वर्सेस साउथ की डिवाइड है। पर एक चीज़ समझो, साउथ की अगर मैं बात करूँगा, कर्नाटका में बीजेपी मेन डोमिनेंट फोर्स है। तेलंगाना में आज की तारीख में वो कांग्रेस के साथ हेड ऑन है। तो 2 स्टेट्स ये हो गए 5 में से। आंध्र प्रदेश में उसने जो अलायंस चंद्रबाबू के साथ में किया है, वो अलायंस उसको 0 सीट से ऊपर उठाएगा। इसके साथ में केरला की बात करूँ, वहाँ पे एक ज़रूर इश्यू है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैटेजिक वोटिंग होती है मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के द्वारा। तो जब क्रिश्चियन वोट हुँ। शिफ्ट होगा तो ऑटोमैटिकली आप चेंज देखोगे। पर ऐसा नहीं, बीजेपी वहाँ खत्म है। बीजेपी का खुद का 20% वोट शेयर आता है, व्हिच इज़ मोर देन द वोट शेयर दैट कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर लेके आती है। कांग्रेस पार्टी का आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर वोट शेयर 10% का भी नहीं है। तो अगर कांग्रेस अपने आप को बड़ी नेशनल या हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहती है, जहाँ से वही उत्तर प्रदेश जिसने गांधी परिवार को 50 साल से ज़्यादा शासन में रखा,
वहाँ से कांग्रेस पार्टी का 10% का वोट शेयर नहीं है। और केरला में जहाँ से भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं मिलती, बस उसको 20% का वोट शेयर है। तो उसका जनाधार तो वहाँ पे भी है। और साथ में तमिलनाडु में पहले क्या होता था, द्रविडियन पॉलिटिक्स कहते थे कि भाई द्रविडियन पॉलिटिक्स मतलब कि आप हिंदी हार्टलैंड, एंटी हिंदी हार्टलैंड हो और आप जो है द्रविडियन आप सेंटर के अगेंस्ट हो। मोदी ने वो कंप्लीटली चेंज करके बोला कि भाई मैं भी तमिल कल्चर के लिए मैंने जितना किया उतना किसी और ने नहीं किया। और इसीलिए वो एक पहले 2019 में एंटी मोदी सेंटिमेंट था। 2024 के अंदर मोदी जी की एक्सेप्टेंस है। तो ये तमिलनाडु के बहुत अंदर ज़्यादा। फ़र्क है। बीजेपी 2% के वोट शेयर से आगे बढ़ेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत सीटें कन्वर्ट हो, पर वो सही डायरेक्शन के अंदर बढ़ी है, ये बात है। तो साउथ का, आंध्र प्रदेश को छोड़ के साउथ का कोई भी राज्य ऐसा नहीं जहाँ एंटी मोदी सेंटिमेंट है। कहीं मोदी जी के प्रति प्यार है, कहीं मोदी जी के प्रति एक्सेप्टेंस है। और आप देखिएगा पिछली बार भी बीजेपी और कांग्रेस की लगभग सीट्स जो है साउथ के अंदर कंपैरेबल आई थी, 2-4 सीटों का ही फ़र्क था। इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। तो फिर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि साउथ वर्सेस नॉर्थ है, जब साउथ में बीजेपी का जनाधार, बीजेपी को टोटल वोट्स जो साउथ में पड़े शायद कांग्रेस से ज़्यादा पड़ जाएँ इस बार। सर जो डेंजर स्टेट्स हैं 3-4 फॉर एग्जांपल डेंजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी जैसे स्टेट्स हैं एक है पंजाब, एक है वेस्ट बंगाल। पहले पंजाब की बात करें सर आपको क्या दिखता है वहाँ पर तो पूरा लिटरली अपहीवल है। बीजेपी ने अकाली को साइड में कर दिया बिकॉज़ ऑब्वियसली वो जो एक सेपरेशन स्टेटमेंट है ये वो एंड ऑल दैट अभी अमृतपाल सिंह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। जो मेरे हिसाब से मैं ये बाहर की चीज़ों को देखता हूँ तो वहाँ से बाहर से थोड़ी-सी आग लगाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा ही होगा खालिस्तानियों के ऊपर काफ़ी नैरेटिव चला है पिछले 2 दिन में। ये पंजाब में पहले बात करें सर व्हाट डू यू सी व्हाट इज गोना हैपन बिकॉज़ वो एक बड़ा डेंजरस सा स्टेट है। पीपल आर डाउन, डेमोग्राफी खराब हो रखी है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो आप कैसे देखते हैं उसको? देखो पंजाब में सबसे बड़ी इश्यू यही है आदि जी, कि वहाँ का जो युवा है वो उसको सिर्फ कनाडा और बाहर जाना होता है। तो अगर आप वहाँ के पिंडों में घूमोगे तो आप पाओगे कि बड़े-बड़े जो घर मतलब बूढ़े बूढ़े माता और पिता जो है वो घर में अकेले हैं, कोई उनको देखने का नहीं है। और जो युवा है वो ड्रग्स के अंदर लिप्त है। अब पंजाब की राजनीति की बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने अकाली के साथ जब भी अलायंस किया था, तो अकाली ने भारतीय जनता पार्टी को ग्रो नहीं होने दिया। तो बीजेपी हमेशा से एक माइनर प्लेयर रहती थी और ग्रो नहीं हो पाती थी। व्हेयरएज़ बीजेपी का जो भी अलायंस पार्टनर रहता था, वो अच्छा ग्रो कर रहा था। मान लीजिए फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल बाला साहेब ठाकरे के साथ अलायंस किया, इट ग्रू एज़ अ पार्टी। जेडीयू के साथ अलायंस किया, जेडीयू ग्रू एज़ अ पार्टी। बट बीजेपी को उसमें खुद का फ़ायदा नहीं होता था और अमित शाह ने यही चीज़ चेंज करी। अब पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के अंदर इस बार आप 2019 में आपने देखा था कांग्रेस की तरफा एक तरफा सीट गई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 5 बीजेपी अच्छा चुनाव लड़ेगी जिसमें से 3 मिनिमम जीत सक 2 से 3 मिनिमम जीत सकती है। पिछली बार सिर्फ 2 सीट आई थी, इस बार उससे ज़्यादा आ सकती है और इनफैक्ट 2 से ज़्यादा ही आएँगी। बाकी हुँ, सीट जो है वो कांग्रेस और आप के बीच में स्प्लिट होगी। अब पंजाब का नेशनल सिक्योरिटी वाइज़ इट्स अ वेरी बिग इश्यू पर वो तभी हो सकता है जब उस स्टेट के अंदर मेरे को लगता है उस स्टेट के अंदर एनर्जी चली गई है। अब ये मेरे को डेटा नहीं पता कि पंजाब से जितने लोग आर्मी में भर्ती होते थे, क्या उसकी संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, उसका आप बताएँगे। बट दैट इज़ टू डू विद बट बीजेपी के लिए अब पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, क्योंकि पंजाब की पॉलिटिक्स में बीजेपी जो है एससी, दलित और नॉन जट सिख वोट को कंसोलिडेट कर सकती है। तो जैसा उसने हरियाणा के अंदर किया था कि नॉन जाट वोट को कंसोलिडेट किया था, वरना हरियाणा के अंदर कहते थे कि सिर्फ जाट ही जो है वो जीत सकता है, जाट ही जो है वो सीएम बन सकता है। पर बीजेपी ने वो बेसलाइन को चेंज कर दिया और नॉन डोमिनेंट कास्ट को एकजुट करके 2 बार मनोहर लाल खट्टर सीएम बने। सो दैट इज़ नंबर 1। नाउ बंगाल इज़ अ वेरी बिग बंगाल बहुत चिंता का विषय इसीलिए क्योंकि बंगाल के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है। जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कई एरियाज़ में हो चुके हैं। वहाँ पे उस तरीके से आदमी इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ रहा है और वहाँ पे जो है रेडिकलाइज़ेशन बढ़ने के भी चांस है। केरला के अंदर भी बहुत एरियाज़ के अंदर वहाबी इस्लाम आया हुआ है। जहाँ-जहाँ की डिस्पाइट एजुकेशन और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इश्यू है। पर बंगाल में इस बार आप देखेंगे पिछली बार बीजेपी की 18 सीटें आई थी। अगर इस बार वोटिंग फ्री और फेयर होती है तो बीजेपी 18 सीटों से ज़्यादा ला सकती है, 20 से ऊपर ला सकती है। क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। संदेशखाली के बाद में एक बड़ा गुस्सा है कि ममता बनर्जी हुँ, की सरकार में करप्शन पे भी नैरेटिव भी उनके ऑनेस्ट सरकार नहीं थी। पहले लोग दीदी से रिलेट करते थे कि दीदी संघर्ष के साथ में बहुत संघर्ष के साथ में पॉलिटिकली आई रिस्पेक्ट हर एज़ अ लीडर क्योंकि वो संघर्ष के साथ में उन्होंने लेफ्ट के शासन को हराया और अपनी मेहनत से ऊपर कमाया। पर फिर मुस्लिम तुष्टीकरण इस हद तक पहुँच गया कि वहाँ के ऊपर ममता बनर्जी को सिर्फ 30% वोट को कंसोलिडेट करने में लगी थी। पर अभी की स्थिति ये है कि पहले क्या होता था कि सिर्फ बीजेपी को आइडियोलॉजिकल वोट मिल रहा था, पर अब महिलाएँ जो हैं, वो ममता बनर्जी के साथ उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थी। तो अगर फ्री एंड फेयर वोटिंग होगी,
तो आप देखेंगे कि बीजेपी को 18 से ज़्यादा सीटें मिल जाएगी बंगाल के अंदर। सर, थोड़ा दिल्ली के बारे में बात करते हैं। मेरे को आपसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछना है, बट आई वांट टू कम बैक टू दिल्ली बिफोर आई गो दैट साइड। दिल्ली में जो ये केजरीवाल जी जो अंदर हैं, ये है, वो है, काफ़ी वहाँ पर अपहीवल है पॉलिटिक्स का। हाउ डू यू सी दिस होल थिंग एंड इसका कुछ इम्पैक्ट है एनसीआर रीजन के अंदर जो दिल्ली में जो होता है वो थोड़ा-सा कोई रीजनल सिंपैथी एरिया में नहीं है, इम्पैक्ट करता है? कोई सिंपैथी नहीं है। कोई सिंपैथी नहीं है ग्राउंड पे, क्योंकि दिल्ली में दिक्कत क्या है, कोई भी व्यक्ति आप ग्राउंड पे दिल्ली में किसी से पूछोगे, तो जो आपका वोटर है वो आपका वोटर है, उसके लिए सिंपैथी है। हुँ। और जो न्यूट्रल वोटर है उसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है। क्योंकि क्या हुआ था कोविड काल में, दारू के ठेके खोले गए थे, और जब दारू के ठेके खोले गए थे तो लोगों को परसेप्शन था कि यार देखो दारू बिक रही है, और ज़्यादा दारू बिक रही है और सस्ती दारू बिक रही है, तो ये लोगों को सही नहीं आता है। और उस सिचुएशन के अंदर जो है साथ में फिर जो वो शीश महल वाली बात आई थी, वो हाँ। पब्लिक परसेप्शन में हिट करी थी। और बड़ी बात इससे ये है कि लोग कहते हैं कि कोर्ट से बेल नहीं मिल रही, और इतने टाइम से कोर्ट से किसी को बेल नहीं मिली है। तो कुछ ना कुछ जो है वो दाल में ज़रूर काला होगा। तो आप ये रख के रखिएगा, दिल्ली के अंदर बीजेपी सातों की सातों सीट्स पे लोकसभा वाइज़ स्ट्रॉन्ग है। असेंबली में क्या होगा वो देखना होगा। दैट इज़ अ सेपरेट इश्यू, वहाँ पे अलग बात है, पर लोकसभा वाइज़ दिल्ली में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर और आई मीन सेंट्रल इंडिया में जो हिंदी हार्टलैंड है, उसके अंदर आपको कहीं देखो एक लगता चीज़ है समझो, वेयर देखो आदि एक हुँ। चीज़ समझो, कि चुनाव मोदी का चुनाव है। या तो मोदी जी जीतेंगे या हुँ। मोदी जी हारेंगे। देश की जनता कभी बिट्स एंड पीसेस वर्डिक्ट नहीं देती, और कहीं पे भी नहीं दी। ना उसने बंगाल में दी जब ममता को जिताया, या उसने उत्तर प्रदेश में दी जब योगी जी को जिताया, या उसने डीएमके जब डीएमके को जिताया तो तमिलनाडु में दी। तो कहीं ना उसने दिल्ली के अंदर केजरीवाल को जिताया दी, या ना नरेंद्र मोदी को जब जिताया 14 और 19 में नहीं दी। तो जनता कन्फ्यूज़ वर्डिक्ट नहीं देती है। तो ये एक चीज़ समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए। दूसरा, इस देश में 50% महिला वोटिंग है। 50% लगभग पुरुष वोटिंग है। और महिला अगर एक तरफ़ा किसी को जाके वोट करती हैं, तो कितना भी पुरुष कुछ भी कर ले, वो चुनाव वही व्यक्ति जीतेगा। तीसरी चीज़ है कि देश माइनॉरिटी वीटो, मुस्लिम वीटो से शिफ्ट होके महिला वीटो की तरफ जा चुका है। तो इस चुनाव को आपको बिट्स एंड पीसेस चुनाव की तरीके से नहीं देखना होगा। मैं ये मानता हूँ कि वर्डिक्ट क्लियर आएगी, स्पष्ट आएगी। मोदी जी के खिलाफ लोग हैं, मोदी जी के साथ लोग हैं। मेरा मानना है कि ज़मीन पे लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। मोदी जी का वोट 2009 में था, बीजेपी का वोट 2009 में था 7 करोड़ 80 लाख। ये वोट बढ़ के जब नरेंद्र मोदी शासन में 2014 में वो हो गया 15 करोड़। फिर वो 2019 के अंदर बढ़ के हो गया 22 करोड़। तो मोदी जी ने अपने नाम पे 15 करोड़ से ज़्यादा वोट बीजेपी के बेस वोट में ऐड किया। ये वो वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये वो वोटर है जिसको मोदी की स्कीम का फ़ायदा हुआ, जिसको लगता है मोदी जी देश में आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको लगता है मोदी अच्छी नीयत का आदमी है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जिनको लगता है मोदी जी के अंदर देश सुरक्षित है, और आज की तारीख में ये वोट और बढ़ेगा। बीजेपी का वोट शायद 37% आया था, हो सकता है बीजेपी का वोट 40% क्रॉस कर जाए। दूसरी बात एक वाओ! और चीज़ है कि समझो कांग्रेस पार्टी 450 सीट पे पहले चुनाव लड़ती थी। अब तो कांग्रेस पार्टी 370 सीट भी डिक्लेयर नहीं कर पाई है। और अगर जो थ्री पार्टी के मुख्य नेता 303 राहुल कोई बोल गांधी रहा और था प्रियंका 300 वाड्रा अगर चुनाव हाँ, जी, 303 के करीब में राहुल बोल रहे गांधी थे और इन लोगों ने प्रियंका वाड्रा अगर है अभी ना? 303 अभी शायद से बढ़ गई हैं, कुछ और भी डिक्लेयर करी हैं। तो मोटा-मोटा है कि जी। वो सीटें ही नहीं लड़ रहे हैं। तो देखो, जब आप मोबाइल फ़ोन जब स्मार्टफ़ोन के ज़माने में आप फीचर फ़ोन बेचोगे, थोड़ी कोई जनता आपको एक्सेप्ट करेगी। तो अपोज़िशन यही कर रही है। सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछूँगा एक आई मीन नॉर्थ ईस्ट का मेरे को आपसे एक चीज़ पूछना है। मणिपुर में हम लोग बोलते थे कि भाई मणिपुर में काफ़ी गुस्सा है मोदी साहब के अगेंस्ट में मणिपुर ये के वो एंड ऑल दैट। नतीजे मत न आदि मणिपुर के नतीजे लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे। मणिपुर में 2 सीटें आती हैं, और मेरे को मैं ज़्यादा सीटों के बारे में नहीं बोल सकता अभी, क्योंकि एग्ज़िट पोल आ गया। पर आप शॉक्ड मत हो जाइएगा कि दोनों सीटों में से कोई भी सीट जो है कांग्रेस ना जीते। लास्ट में मैं एक पूछूँगा सर नाउ कहाँ पर कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है? वी हैव गॉट 5-6 फेजेस लेफ्ट 5 फेज अभी बाकी हैं। बहुत स्कोप क्या ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है? बीजे देखो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी फ़ेज़ के अंदर मान लो कोई भी सीट गड़बड़ाती है, या कोई भी अगर फेक नैरेटिव जो है वो आगे जड़ जाता है, तो उनकी सीटों को नुकसान हो सकता है। मोदी इज़ नॉट जस्ट फाइटिंग टू विन द इलेक्शन, Modi is fighting to sweep the election and to come back with a full majority, because Modi can only be Modi when he is coming with full majority. Then only can he implement decisions which are in the interest of the country. So हर phase important है, हर राज्य important है। अगर एक मान लो कोई भी फेक नैरेटिव है,
मान लो ये रिजर्वेशन का झूठ नैरेटिव है, अगर ये जनता के बीच में आगे चल जाता है तो लोग शिफ्ट हो सकते हैं। इसीलिए अभी की तारीख में बीजेपी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो फेक वीडियो, फेक नैरेटिव और ऐसा कोई इमोशनल फेक नैरेटिव जो जनता उसके साथ में, मोदी जी के साथ में, उसको शिफ्ट करने के लिए प्रयास करे। क्योंकि अभी ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी यही है कि एक झूठ को 10 बार बोलो, जनता के बीच में अगर रजिस्टर हो जाए तो हम मान लेंगे, और एक भय पैदा करो कि अगर ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अरे जो आदमी ने 10 साल में ना एक स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया है, ना राज्य सरकार को जो है सेंट्रल गांधी ने 50 बार लगाया था, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे गिराया। ना एक व्यक्ति ने 10 साल के अंदर संविधान के अंदर हुआ व्यक्ति को आप बात कर रहे हो, उसके खिलाफ झूठ फैला रहे हो। तो ये जो चीज है, आज की तारीख में ऑपोजिशन इज ओनली रिजल्टेड टू has only left to spreading half truths, and that's what नरेंद्र मोदी is countering. So every phase के अंदर जो ध्यान रखना है कि कोई भी वोटिंग ब्लॉक शिफ्ट, अगर कोई मास वोटिंग ब्लॉक शिफ्ट ना हो, बिट्स एंड पीसेस चीजें चलती रहेंगी और बीजेपी के वर्कर को सबको आके वोट करना है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हर फेज इंपॉर्टेंट है आदि। चुनाव में एक गलती आपको पूरा चुनाव को शिफ्ट कर देती है। एक एब्सोल्युटली। चुनाव जीतने के लिए आपको हर चीज को सही करना होता है। इट्स लाइक बेसिकली अगर एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसने 99 रन तक सही बैटिंग करी और उसने एक बॉल गलत खेली तो 100 के पहले वो आउट हो जाएगा। इसी तरीके से एक चुनाव होता है। एक चुनाव के अंदर आपने सब कुछ सही करा और एक चीज पे अगर आपकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई तो आपकी कई कैलकुलेशन शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इस देश ये वेरिएबल्स बहुत अटैच होते हैं और कुछ भी चीज़ मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को शिफ्ट कर सकती है। बट अभी की से लेके 2024 के जून 30 मई के बीच में मेरे हिसाब से बीजेपी को सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि जो हाफ ट्रूथ फैलाए जा रहे हैं, जो ये आधे वीडियोज़ फैलाए जा रहे हैं और जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ एक लार्ज चंक जो है, वो मोदी से शिफ्ट होके दूसरी तरफ चले जाए, वो अवॉइड किया जाए। अदरवाइज़ जनता ने अपना मन क्लियर बनाया हुआ है। आई थिंक उसी वजह से अमित शाह जी का बड़ा मैं आपको जबरदस्त। एक और डेटा पॉइंट दूँगा। जी। एक और मैं आपको डेटा पॉइंट दूँगा। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय ये चीज़ करनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के समय जो था, जो देश के अंदर सेक्युलरिज़्म प्रैक्टिस होता था, वो एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट के थ्रू प्रैक्टिस होता था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी प्रैक्टिसेस द भारत's फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज़्म व्हिच इज़ अडॉप्टिंग धर्मा, क्योंकि इस देश के घर-घर में लोग पूजा करते हैं, घर-घर में भगवान का सम्मान करते हैं। तो इसीलिए जब उनका लीडर ये सम्मान करता है, तो लोगों को खराब नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग ये समझ नहीं पा रहे। दैट इज़ द बेसिक प्रिसाइज़ थिंग वेयर दे आर कंप्लीटली गोइंग रॉन्ग। एंड इसीलिए जाकर जब वो राम मंदिर का विरोध, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं, तो लोग उसको सही तरीके से नहीं देखते हैं। तो इस देश का जो मंतव्य है, उस धर्म में भी है और विकास में भी है। इधर और की बात नहीं है। ये चीज़ मैं कहना चाहता फैंटास्टिक सर। मैं बताऊं आपको हूँ। जो 2 टू द राज्य पॉइंट। जिसको आपको देखने की ज़रूरत है, वो है महाराष्ट्र। जो 2 राज्य आपको देखने की ज़रूरत है, वो महाराष्ट्र और बिहार, क्योंकि यहाँ पे बेसलाइन ऑफ पॉलिटिक्स शिफ्ट हुई है। तो यहाँ एनडीए के अलायंस पार्टनर्स को किस तरीके से वोट मिलेंगे, ये देखना इम्पोर्टेंट हम्म। करेक्ट सर। बट मैं आपको सही में बताऊं, क्रिस्प, क्लियर, टू द पॉइंट, प्रिसाइज एनालिसिस, आपसे बात करके बहुत मजा आया सर। एंड मैं आई उम्मीद कर आई रहा हूँ होप वी आपके कैन। व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। आप एब्सोल्युटली। कोई भी और सवाल पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। मैं आपके थैंक यू लिए इस वक़्त कंप्लीटली अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे टच में रहूंगा। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 मिनट के मैं थोड़े थोड़े से बिट्स लेते रहूंगा आपसे, ताकि हम लोग एक अपडेट करते रहें, क्योंकि मेरी तरफ से तो मैं मेरे चैनल में एक ही ज़रूर। मैसेज डालता हूं मैं, और मैं प्लीज वोट जी, एंड वोट वाइजली। मैं यही एक मैसेज और डालता हूं मेरा ये सबको कि निवेदन है ध्यान से वोट करिए। जी, जी, और मेरा निवेदन है, ये किताब भी ज़रूर पढ़िएगा। प्लीज। इस वक़्त में ये किताब में एक भी पॉलिटिशियन से बात नहीं की गई, और मैं एक अगर आपको लाइन पढ़ना चाहूँगा ना आदि, कि देश की जनता कैसे सर। सोचती है, ये मैं कहना, अगर आप अलाउ कर दें मुझे, मैं प्लीज ये प्लीज है सर प्लीज। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अपने लिए 3 चीज़ें चाहिए रहती है। ए, एक मास लीडर का प्रेज़ेंस होना। बी, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज़ेशनल सेटअप होना। 3, एक आइडियोलॉजिकल फुटप्रिंट होना। ये तीनों चीज़ें साथ में मिला के सिर्फ़ अभी बीजेपी के पास में। किसी दूसरी पार्टी के पास आइडियोलॉजी है पर लीडर नहीं है, किसी के पास लीडर है, ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। इसी कारण जो है नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी जो है सॉलिड है। और मैंने 2019 के चुनाव के पहले कहा था, ओनली अ कॉन्शियस, कमिटेड एंड अ नेशनलिस्ट ऑपोजिशन कैन डिफीट द बीजेपी। अब मैंने एक और वर्ड हम्म। ऐड किया है, इन रन अप टू 2024, only a conscious, committed nationalist and धार्मिक opposition can defeat the बीजेपी। तो and which is sadly missing right now। तो ये मैं इस वक्त कह रहा हूँ, हाँ। तभी जो ऑपोजिशन है आप देखेंगे कि वो हाफ ट्रूथ्स के ऊपर आ गई है। और एक और चीज मेरा कहने का है, आप खुद सोचिए कि 2 फेज के चुनाव के बाद में
पहले ये कह रहे थे कि भाई मोदी के खिलाफ हवा है, मोदी के खिलाफ हवा है। पर अभी तक ऑपोजिशन का कोई बड़ा नेता मैदान में क्यों नहीं उतर रहा है? राहुल गांधी हिंदी हार्टलैंड से नहीं उतर रहे। प्रियंका वाड्रा अभी तक चुनाव है, हिंदी हार्टलैंड से नहीं लड़ रही। सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे। इसके बाद में अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे। कौन सा बड़ा नेता है जो चुनाव लड़ रहा है? कोई नहीं। और जो भी व्यक्ति ग्राउंड से कनेक्टेड हो, बीजेपी के अंदर शिफ्ट क्यों कर रहा है? उसको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का टिकट सेफ टिकट है। तो ये आपको बताता है कि इस जमीन की स्थिति क्या है। और इस वक्त ये चुनाव कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन नहीं है। अपोजिशन वही चुनाव जीत रही है जहाँ लोकल भारतीय जनता पार्टी ने मान लो खराब कैंडिडेट को टिकट दिया है, और ऑपोजिशन ने बहुत अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया, और जनता में मन है कि यार मोदी तो जीत ही रहा है, चलो यहाँ से दूसरे कैंडिडेट को ले आओ। उन सिचुएशंस में वो जीत रहे हैं। पर ओवरऑल ऐसा कोई बड़ा माहौल नहीं है। केरला में ऑपोजिशन अच्छा करेगी। बाकी बीजेपी इस बार लो साउथ के स्टेट्स के अंदर भी अच्छा करेगी। आने वाले समय के अंदर सिर्फ वोट डालिए, वोट डालिए, वोट डालिए। और हर फेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फेज बिगड़ा, एक इमोशनल चीज हुआ तो शिफ्ट किसी भी तरफ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली प्रिसाइज मैसेजिंग कि साहब वोट डालो और ध्यान से सोच के अपने फ्यूचर, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के वोट डालिए, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी नोट पे सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, एंड आई होप दैट आपका काम थैंक यू बहुत सफल रहे। योर बुक आई विल बाय, एंड आई विल आल्सो ट्राई एंड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जब हम ये शो डालेंगे। आई थैंक होप यू। यू प्लीज टेक केयर। आपका गला शला काफी उड़ा हुआ है, बिकॉज आई थिंक वो यू आर ट्रैवलिंग इसीलिए अ क्योंकि लॉट। आज से 3 अभी मैं हर दिन 3 शोज़ करता हूँ। तो ये इसमें मैं 3 इसीलिए जाके थोड़ा-सा आज आखिरी तक आज बहुत थोड़ा-सा गला मेरा ध्यान बैठा हुआ है। रखिए, गर्म बट पानी। आई विल बी परफेक्टली फाइन, एंड आई एम थैंक यू सो मच, यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई कीप फॉलोइंग योर थैंक यू सर। पॉडकास्ट। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो फॉलो इट। कीप एनलाइटनिंग विथ यू नो एवरीथिंग ऑन डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू। कि आपने मौका दिया मुझे थैंक यू आपके सर। साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।